दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग राय निकल कर आई है स्टॉक को लेकर। क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का इस समय बिजनेस को लेकर। और टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को लेकर लगातार बहुत सारे फैसले भी कर रहे। आज स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, जबकि निफ्टी ऑटो में आज गिरावट थी। अब यहाँ पे एफआई और डीआई के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। आज के कैसे है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा मोटर्स ने अपने डिविडेंड का ऐलान किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है। तो ऐसे में क्या डिविडेंड की संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स जो काफ़ी समय के बाद कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, लॉस से बाहर निकली और जल्द ही कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 81,442 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 443 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.55% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। अभी कि पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि बाजार सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही तेज़ी थोड़ी बनती है 82,000 सेंसेक्स पार करता है, वहाँ से बिकवाली आ जाती है। लेकिन जैसे ही 81,000 के नीचे जाता है सेंसेक्स खरीदारी लौट के आती है। इसका मतलब ये है कि 81,000 का एक इसको सपोर्ट मिला हुआ है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे 82,000 का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे उसको पार करना मुश्किल हो रहा है। ये एक दायरे में अभी इस समय बाजार है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि बहुत कम समय में ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी है। गिरते हुए बाजार में सेंसेक्स 73,000 तक पहुंच गया था। वहाँ से 82,000 का सफ़र बहुत ही कम समय में पूरा किया, यानी 9,500 पॉइंट की तेज़ी, और वो भी बहुत ही कम समय में। ऐसे में कुछ समय के लिए तो बाजार कंसोलिडेट करेगा और फिर एक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे सामने एफआईडीआई के आंकड़े निकल कर आए। आज बाजार में एफआई बिकवाल थे, हल्की से उन्होंने बिकवाली की है। तो ये देख सकते हो कि कल 4 जून को उन्होंने खरीदारी की थी 1076 करोड़ की। राहत थी थोड़ी, लेकिन आज फिर उन्होंने बिकवाली की है। तो आज 17,878 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 18,087 करोड़ की बिकवाली करी। तो उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 208 करोड़ की है, यानी उन्होंने 208 करोड़ का आज माल बेचा है। ये अमाउंट भले ही थोड़ा हो लेकिन निगेटिव तो है। और इस महीने में आप देखें 4 ट्रेडिंग सेशन में 3 बार उन्होंने बिकवाली के, सिर्फ 1 बार खरीदारी की है। ओवरऑल 4,575 करोड़ का उन्होंने अभी माल बेचा है। तो अभी फिलहाल इस महीने में तो बिकवाली ही दिख रहे हैं एफआई, लेकिन बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से और जम के खरीदारी भी करें। आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 13,190 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,808 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 2,382 करोड़ की है, यानी आज भी उन्होंने खरीदारी की। चौथा दिन है लगातार इस नए महीने में जब वो खरीदारी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 16,170 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो बाजार को पूरा सपोर्ट इंडिया के बड़े फंड हाउस करे, उनको इंडिया की इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है। अब निफ्टी ऑटो की बात करें तो आज 23,306 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.11% की गिरावट थी। आज निफ्टी ऑटो थोड़ा सा कमजोर था, उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके साबित किया कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है। तो 710 पर आज टाटा मोटर्स ने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.13% की हमें तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक अगर आप देखें तो इंट्राडे में 704 का लो बनाया और 714 का इसने हाई बनाया था। अब ऊपर नीचे में आप देखें तो लास्ट में 710 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी है। अब जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है, कंपनी यहाँ पे 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है, लेकिन इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 4 जून 2025 है, जो कल निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके डीमेट अकाउंट में 4 जून 2025 को शेयर थे, तो उनको वो 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा। बाकी अगर किसी ने 4 जून को खरीदारी की है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। पिछले साल इन्होंने 3-3 रुपये करके डिविडेंड दिया था, जिसमें 3 रुपये स्पेशल डिविडेंड था और 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड था, और एक ही दिन ऐलान किया था लेकिन अलग अलग था। इस बार सीधा 6 रुपये का डिविडेंड दे दिया है और ये बहुत अच्छी बात है।
तो अब यहाँ पे आपको क्लियर आ गया होगा समझ में कि यहाँ पे आपको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप इस समय शेयर खरीदते। कंपनी की सेहत की बात करें तो मार्च 2025 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 51% गिरकर 17,407 करोड़ के आसपास है। तो इस बार सालाना दर पर प्रॉफिट गिरा है, लेकिन जो ऑपरेशनल रेवेन्यू उसमें 0.4% की वृद्धि हुई है, जो 1,19,503 करोड़ तक पहुँचा है। कंपनी का उत्तरी अमेरिका, यूरोप में मजबूत मांग पर जैगुआर लैंड रोवर का बिक्री में 1.1% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि प्रदर्शन ठीक रहा है। शेयरों की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 30 जुलाई 2024 को 1179 करोड़ के आसपास इसने एक नई हाई बनाई थी और पिछले साल का एक साल का ये रिकॉर्ड हाई लेवल है और वहाँ से तेज़ी थम गई, गिरावट का माहौल शुरू हुआ। 8 महीने से थोड़े से अधिक समय में 53.98% गिरकर 7 अप्रैल 2025 को ये 542 पर आ गया। तो ये रिकॉर्ड निचला लेवल था एक साल का, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी हुई है। अब यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने, अब आप देखो कि यहाँ पे इसके ऊपर सेल की रेटिंग रखी है और यहाँ पे कोटक का कहना है कि कंपनी की सब्सिडी जैगुआर लैंड रोवर की वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया ये फैसला है। रिपोर्ट में जेएलआर को प्रमुख बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करते हुए दिखाया गया है। यह भी संकेत दिया गया है कि कंपनी की फाइनेंस 2026-27 की वित्तीय अनुमानित रिपोर्ट में टैरिफ शुल्क के संभावित प्रभाव को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया। कोटक का कहना है कि ये टैरिफ कंपनी की फाइनेंस 2026-27 की आय पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं, जो अभी तक पूरी तरह से आंका नहीं गया है। इसके अलावा घरेलू बाजार में कमजोर प्रदर्शन, सुस्त मांग का माहौल भी है और ये एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर इस समय बिल्कुल बुलिश नहीं है। कोटक ब्रोकरेज हाउस के अनुसार निकट भविष्य में जेएलआर के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी, खासतौर पर चीन में कमजोर मांग, अमेरिका में टैरिफ के असर के चलते। इसके साथ ही टाटा मोटर्स को घरेलू कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बाजार की हिस्सेदारी गंवाने की चिंता का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कोटक के हिसाब से यह अभी इसके लिए वातावरण ठीक नहीं है और सेल की रेटिंग है। लेकिन आप देखें कोटक लगातार हर शेयर के साथ में सेल की ही रेटिंग देते हैं, वो हमेशा से निगेटिव बने हुए हैं और वही स्टॉक आने वाले समय में बहुत बेहतर करते हैं। अब नोमुरा की बात है, उन्होंने इसकी रेटिंग को न्यूट्रल रखा हुआ है और आप देख सकते हो कि नोमुरा के हिसाब से यहाँ पे उनको उम्मीद है कि टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी आकर्षक कीमतों के दम पर ईवी मार्केट में दबदबा बढ़ा सकती है। नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में ईवी का दबदबा बढ़कर 4% और वित्त वर्ष 27 में 5% हो जाएगा, जो वित्त वर्ष 2025 में 2.3% था। हाई एसयूवी सेगमेंट में एंट्री लेवल डीजल और ऑटोमेटिक वेरिएंट की औसत कीमत हैरियर ईवी के समान है। तो नोमुरा यहाँ पे ठीक उनके हिसाब से प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलेगा। इस बार टाटा मोटर्स के जो मई के जो आंकड़े निकल कर है बिक्री के, उसमें 8.6% की गिरावट देखने को मिली है और इसकी वजह घरेलू बाजार में सुस्ती रही है, जिसके चलते 2025 में इसकी गाड़ियों की देश विदेश में बिक्री सालाना दर पर 76,766 यूनिट से गिरकर 70,187 यूनिट पर आ गई है। घरेलू मार्केट की बात करें, सेल्स 10% गिरा है और 67,429 यूनिट पर आ गया। कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 5% की गिरावट हुई है, जो 28,147 यूनिट पर आ गई है। कमर्शियल सेगमेंट की बात करें तो ट्रक्स और बस वाली मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री, घरेलू बिक्री 12,987 यूनिट से गिरकर 12,406 यूनिट पर आ गई है। लेकिन निर्यात को टोटल मिलाकर सेल्स है 13,532 यूनिट से उछलकर 13,614 यूनिट पर पहुंचा। तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन इंडिया के बाजार में बिक्री घटी है। तो भले ही बाजार की कमी हो, बाजार गिरा हो, लेकिन फिर भी अभी भी बाजार में टिकी हुई है टाटा और टाटा का सेगमेंट अच्छा है। तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी है, लेकिन भारत में इस साल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में जनवरी महीने 2025 में इलेक्ट्रिक कारों में करीब 60,000 को पार कर गई, जो साल 2024 में बिकी गई कार 99,600 का यूनिट का 60% है। 2025 में पहली बार 1,50,000 का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। बीते 5 महीनों में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में पिछले साल के शुरुआती 5 महीनों के मुकाबले 44% ज़्यादा है बिक्री इस बार। तो खास बात यह कि नई इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी की बदौलत एमजी मोटर इंडिया ने अपनी बाजार हिस्सेदारी दुगुनी से बढ़ाकर 33% कर ली है। टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 39% पर आ गई है। महिंद्रा के पास 15% की हिस्सेदारी है। लग्जरी ईवी निर्माता 1800 से अधिक इकाइयों और 51% की वृद्धि के साथ पार्टी में शामिल हो गए। तो टाटा मार्केट में लीडर है इस समय। जनवरी 2025 तक 23,327 इलेक्ट्रिक यूनिट कार बेचकर वो टॉप पोजीशन में बने हुए हैं। हालांकि टाटा मोटर्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 18% कम है। टाटा ने पिछले साल जनवरी मई में 2024 में कुल 28,500
85 उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बेची थी। पंच नेक्सन, कर्व, टियागो और टिगोर उनके इलेक्ट्रिक अवतार में बेची जाने वाली कंपनी पिछले साल की तुलना में 5258 कम ईवी बेची गई है। कम बिक्री के कारण टाटा मोटर का मार्केट शेयर 69% से घटकर 39% पर आ गया। तो टाटा को JSW MG मोटर से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और उनका मार्केट शेयर कम हुआ है MG मोटर की वजह से। लेकिन आने वाले समय टाटा फिर से नए मॉडल लॉन्च करेगी और अपनी मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि टाटा किस तरह से अपनी रणनीति बनाते। आने वाले समय कुछ उम्मीदें काफ़ी बेहतर है टाटा मोटर से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।